क्या आपको पता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम वेजेस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी इनकम के फॉर्म्स हैं जो कि हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोर शाला। और आज के इस वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो सेकंड मेथड होता है यानी कि इनकम मेथड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में हमने पहला मेथड जो होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का यानी कि वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हमने पढ़ा था। वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, वो सब हमने जाना था। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड मेथड यानी कि इनकम मेथड के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट, जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती होगी कि यार इनकम मेथड से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे नेशन में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है हम उस सब इनकम को ऐड ऑन कर लेंगे। सबसे पहले यही थॉट आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पर इसमें अब सोचने वाली चीज ये है कि इनकम यानी कि हम सबसे पहले इनकम जब हमारे दिमाग में आते हैं तो हम सोचते हैं कि इनकम यानी कि वेजेस, राइट। अब वेजेस तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन और भी बहुत तरीके के फॉर्म्स हैं इनकम के, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम उनको नेशनल इनकम का पार्ट हम कैसे बनाएंगे। तो बस इनकम मेथड में हम यही कुछ सीखते हैं। सो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इनकम मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, ओके, और फैक्टर पेमेंट मेथड, ओके। सो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड क्या है? इनकम मेथड का ही दूसरा नाम है। सो फैक्टर पेमेंट मेथड से आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी फैक्टर्स हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, राइट, जो भी फैक्टर्स हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, बदले में हम उन्हें जो रिवॉर्ड्स देते हैं या उनकी जो वेजेस हम उन्हें देते हैं, दैट इज नोन एज इनकम। ऑलराइट, सो फैक्टर पेमेंट्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें कंपनसेशन देते हैं एज इन फॉर्म ऑफ वेजेस, राइट, एज इन फॉर्म ऑफ वेजेस। और भी इसके फॉर्म्स हैं, वो हम जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट इज रेंट, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ओके, टू द ओनर्स, यानी कि ओनर्स कौन हुए? हाउस होल्ड्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे जो लेबर है, तो लेबर यहाँ पे किससे कनेक्ट कर पाती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से। फिर हम बात लैंड की करते हैं, तो लैंड को हम बदले में क्या देते हैं? रेंट देते हैं। जब हम बात कैपिटल की करते हैं, तो कैपिटल को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? फॉर देयर सर्विसेज वी प्रोवाइड देम इंटरेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज को हम बदले में क्या देते हैं? प्रॉफिट। ऑलराइट, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओके, पहला ये, फिर प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू व्हाट? नेशनल इनकम। ऑलराइट, सो अब यहां पे देखते हैं सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पे आपको दो चीज कंफ्यूज कर रही होगी। सबसे पहली डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, फिर आपको कंफ्यूज करी होगी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का क्या मतलब है। अगर आपको इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले जो भी वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको ये सब समझाया हुआ है कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती कौन सी है, रेजिडेंट्स कौन से होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स कौन से होते हैं। ऑलराइट, तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? ये एक ऐसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन है जिसके अंदर हमारी इकोनॉमी वर्क करती है, राइट। इट इंक्लूड्स व्हाट? It includes airspace as well as all water bodies which are into our boundaries. All right. वहीं residents कौन कौन से होते हैं? Residents वो होते हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होते हैं, है ना, और 1 साल से ज्यादा वो वहीं पे होते हैं, एंड उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है
वो वहां पे लाई करता है, राइट। और वहीं व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन रेजिडेंट, तो वो कौन से होते हैं, जो कि 1 साल से कम उस जगह पे होते हैं और उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे लाई नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से टूरिस्ट। ओके, तो अब आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ये समझ में आया होगा, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा, राइट। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम जनरेट हुई होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐड कर लेते हैं, राइट, बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इसमें रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट होगी, राइट, जो भी इनकम जनरेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। आगे देखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। मैंने आपको कन्वर्जन्स भी सिखाए हैं पिछले कुछ वीडियोस में, आप वो भी देखिएगा, आपको उसमें पता चलेगा कि जब डोमेस्टिक इनकम को हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम उसमें क्या ऐड ऑन करते हैं, हम ऐड करते हैं उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब है कि फैक्टर इनकम की हमने बात करी है ना, अब वो फैक्टर इनकम को हम हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। लेट्स सी, सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज। सो जहां पे कंपनसेशन की बात होगी वहां पे ये चीज सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी कि अगर कंपनसेशन ऑफ लेबर की हम बात करें तो वेजेस या सैलरीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगी इन कैश, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ कैश। It refers to cash paid to transfer to their salary account of the employees by the employers as a reward for the work done during the period of an accounting year. एक accounting year वाले पीरियड में जो भी उन एम्प्लॉयज ने जो भी अपना वर्क किया है, राइट, जो भी प्रोडक्शन किया है उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड में क्या दिया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है या उनको वेजेस दिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ कैश। ओके, फिर आता है पेमेंट्स इन काइंड। पेमेंट्स इन काइंड का क्या मतलब होता है, सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसी लेबर है जिनको वेजेस नहीं देते हैं, ठीक है, वेजेस नहीं देते हैं, फिर ऐसा उनको क्या मिल रहा है जिससे वो काम पे रोज जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि उनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं लेकिन उनको रहने के लिए घर प्रोवाइड कराया जा रहा है, उनको फ्यूल का अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, पेट्रोल का पैसा उनको दिए जा रहा है या फिर उनको रहने के लिए एक घर दिया जा रहा है। तो पेमेंट इन काइंड में क्या होता है, यही इंक्लूड होता है। ऑलराइट, इट रेफर्स टू बेनिफिट्स इन काइंड, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, कोई घर दे दिया किसी एम्प्लॉय को तो वो किस में एड ऑन होगा, वो होगा पेमेंट इन काइंड में। ओके, गिवन टू द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर्स। आगे देखते हैं, थर्ड इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, CSS। CSS क्या होता है, आप लोगों के घर में भी आप जानते होंगे कि आपके पेरेंट्स की जो सैलरी होती है उसका एक पार्ट क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है सेव, राइट, इन एनी सॉर्ट ऑफ फंड, जो कि उनको उनके रिटायरमेंट पे या फिर जब उनका वर्क पीरियड खत्म होता है तब उनको इकट्ठा दिया जाता है। तो जब हम CSS की बात करते हैं उसका मतलब होता है इट रेफर्स टू सच पेमेंट्स एज प्रोविडेंट फंड contributions by the employers on behalf of the employees. So प्रोविडेंट फंड में इनकम का एक पार्ट जुड़ता रहता है और जब वो जॉब खत्म होती है तब लास्ट में उनको दे दिया जाता है। दिस इज नोन एज CSS. ओके, नाउ द फोर्थ इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। कुछ हद तक सेम ही है। टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशंस. It only refers to pension payments as a part of their service contract between the employers and the employees.
जब हम पेंशन ऑन रिटायरमेंट का मतलब है कि जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी सर्विस एंड करता है, राइट, अपनी सर्विस एंड करता है, तो उनके सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में ये रिटर्न होता है कि उनके एंड ऑफ द सर्विस पे उन्हें क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये जो चारों पार्ट्स थे ये थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के पार्ट्स। ठीक है, तो काफी बार आपको क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ होता है, कोई भी आपको अमाउंट दिया हुआ होता है, और जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट आप वहां पे पुट ऑन कर देते हैं। पर काफी बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली नहीं दे करके वो लोग क्या दे देते हैं, वेजेस दे देते हैं, पेमेंट इन काइंड दे देते हैं, फिर उसके बाद में एससीसी दे देते हैं, फिर उसके बाद में सीएसएस दे देते हैं और पेंशन ऑन रिटायरमेंट दे देते हैं। तो इन चारों को आप ऐड करते हैं, फिर आपके पास में क्या आ जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ऑलराइट, सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो हम बात कर रहे थे कि वेजेस में जो इनकम मिलती है उसे हम ऐड कर लेते हैं। ओके, अब वो वेजेस में मिल रही है या फिर किसी काइंड के फॉर्म में मिल रही है या फिर किसी सिक्योरिटी के फॉर्म में मिल रही है या फिर कोई पेंशन फॉर्म में मिल रही है, ये सब तो हमने ऐड ऑन कर लिया। अब इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी इनकम होती है जो कि हमारी इकोनॉमी में हर रोज जनरेट होती है। अब क्योंकि हमें वो भी हमारी नेशनल इनकम में ऐड ऑन करना है, इसलिए हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सरप्लस में आप सोचिए कि अब ऐसी कौन सी इनकम है जो बाकी रह गई। तो अब जो इनकम बाकी रही है वो है इन फॉर्म ऑफ रेंट, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि अब भाई रेंट जो है, रेंट को भी तो हम ऐड करेंगे, राइट। कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉफिट है, सो उसका प्रॉफिट भी नेशनल इनकम में ऐड ऑन होगा। तो ये सब क्योंकि नेशनल इनकम का एक पार्ट है, इसलिए हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, और एक चीज और, इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। हो सकता है आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस करके पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है आपके क्वेश्चन में, जो कि अक्सर होता है, कि आपको रेंट अलग दे दें, फिर प्रॉफिट दे दें, फिर आपको इंटरेस्ट दे दें। तो आपको क्या करना होगा उस कंडीशन में कि आपको इन तीनों को ऐड करना होगा और ऑपरेटिंग सरप्लस जहां पे है वहां पे वो वैल्यू पुट करनी होगी। ऑलराइट, सो देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है। इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज फर्दर स्प्लिट इनटू, अब प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स है, प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, वो देखते हैं आगे। सबसे पहला है डिविडेंड, फिर है कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन प्रॉफिट, फिर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो पहले रेंट के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने किसी को रेंट पे दिया है। ठीक है, अब वहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी सर्विसेज वहां पे प्रोड्यूस हो रही होंगी जिनकी जो वैल्यू है वो की नेशनल इनकम में एड ऑन होनी होगी। तो अब वो जो जगह है वहां का रेंट भी क्या होगा, वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कुछ अमाउंट दिया, ठीक है, और उस अमाउंट से वो क्या कर रहे हैं, वो अपना घर चला रहे हैं। तो उस अमाउंट से जो अपना घर चला रहे हैं और उस पर जो वो इंटरेस्ट आपको देंगे वो नेशनल इनकम में कभी इंक्लूड नहीं होगा। नेशनल इनकम में कौन सा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, जो कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, राइट। किसी प्रोडक्शन से अगर कोई इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो वो डायरेक्टली नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ऑन दी पर्सनल बेसिस अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट, सेम गोज विथ रेंट टू। नाउ प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि प्रॉफिट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है डिविडेंड। सो डिविडेंड क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन हुआ, राइट, और उस प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनको हासिल हुआ, तो उस प्रोडक्शन के दौरान जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, राइट, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, तो वो प्रॉफिट क्या होगा, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सो डिविडेंड से आप यहाँ पे डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट
डिवाइड हो रहा है शेयर होल्डर्स के बीच में, दैट इज डिविडेंड। इसको और क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसको कहा जाता है। ऑलराइट, फिर आता है कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। हम बहुत तरीके के टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, वैसे ही एक होता है प्रॉफिट टैक्स। तो जब हम गवर्नमेंट को प्रॉफिट टैक्स पे करते हैं तो ये जो प्रॉफिट टैक्स का अमाउंट है ये किस में एड ऑन होता है? नेशनल इनकम में। सी द थर्ड वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो होता है जो कि फर्म अपने पास में रखती है ना? फर्म अपने पास में रखती है फ्यूचर के यूज के लिए, पर्टिकुलरली टू मीट सम कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, उसके लिए वो प्रॉफिट फर्म क्या करती है? अपने पास में होल्ड करके रखती है। इसको और क्या कहा जाता है? इसको कॉर्पोरेट सेविंग कही जाती है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसको कहा जाता है। सो आई होप प्रॉफिट के ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, और द थर्ड वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अभी तक हमने इनकम मेथड में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके अंदर क्या क्या था? सैलरी, राइट? इसके 4 पार्ट्स थे, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी और वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज, फिर सैलरी इन काइंड, फिर क्या था? सोशल सिक्योरिटी, ओके, फिर फोर्थ क्या था? पेंशन, ओके, और सेकंड हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने रेंट के बारे में पढ़ा है, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है और प्रॉफिट के बारे में पढ़ा है। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट के हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं हमने प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स? सबसे पहला डिविडेंड, फिर कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ। ओके, इनकम मेथड का तीसरा कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम में क्या क्या आप इंक्लूड करोगे? तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई इकोनॉमी में हमने जो सैलरी, वेजेस, जो काइंड पेमेंट्स थी और उसके बाद में जो भी रेंट, प्रॉफिट, ये सब जो बड़ी बड़ी चीजें थी ये तो हमने सब ऐड ऑन कर ली। अब मिक्स्ड इनकम में क्या होता है? अब इकोनॉमी में ऐसी बहुत सी इनकम होती है जो कि स्मॉल स्केल पे होती है, तो उस इनकम को हम किस में ऐड ऑन करते हैं? मिक्स्ड इनकम में ऐड ऑन करते हैं। ऑलराइट, सो मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। जैसे कोई सब्जी वाला है या फिर कोई कॉबलर है, राइट? सो इनकी इनकम किस में ऐड ऑन होती है? इनकी इनकम होती है मिक्स्ड इनकम में ऐड ऑन। सो मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कोई जैसे स्मॉल स्केल पे कोई बिजनेस करते हैं, राइट? एक तो होता है लार्ज स्केल पे, एक होता है स्मॉल स्केल पे जो लोग अपना बिजनेस पुट अप करते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है वो हम किस में ऐड ऑन करते हैं? मिक्स्ड इनकम में। इन द हाउस होल्ड, जो कि घर में ही अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। ऑलराइट, दीज इनकम्स आर, ये इनकम्स में, इस इनकम में क्या क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये 4 चीज इसका पार्ट होती है। कौन कौन सी? मिक्सचर ऑफ वेजेस इज द फर्स्ट पार्ट, फिर रेंट, फिर इंटरेस्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिट। ओके, सो मिक्स्ड इनकम में सिर्फ इतना ही। सो आई होप मिक्स्ड इनकम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये सारे कंपोनेंट्स को मैं एक बार आपको वापस से समझाती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो हम यहाँ पे आज बात कर रहे थे इनकम मेथड की। इनकम मेथड की, भाई इनकम मेथड में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट होती है ना, हमारी इकोनॉमी में यानी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम जनरेट होती है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम सबको ऐड करके हम किस तक पहुंचते हैं? नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले उस सबको ऐड करके हम कहां तक पहुंचते हैं? नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। सो सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ employees. Compensation of employees. Okay. First, ठीक है। फिर आता है सेकंड, ऑपरेटिंग
surplus. Alright, the third part is mixed income. Easy. अब देखते हैं compensation of employees में क्या क्या add on होता है. Wages or salaries in cash form. फिर सेकेंड चीज इसमें क्या ऐड होती है, पेमेंट्स इन काइंड, जैसे कि रेंट फ्री हाउस एटसेट्रा. ओके, थर्ड क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. ऑलराइट, फोर्थ क्या होता है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट. ओके, सो यहां पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज खत्म हुआ. ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की. सो ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले क्या आता है, रेंट, फिर आता है इंटरेस्ट, फिर आता है प्रॉफिट. ऑलराइट, अब प्रॉफिट के भी तीन पार्ट्स होते हैं. पहला है डिविडेंड, ठीक है, देन इट्स कॉर्पोरेट, लिख देती हूं मैं यहां पे, देन इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स. ऑलराइट, सो यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस खत्म होता है. फिर मिक्स्ड इनकम में क्या आता है, मिक्सचर ऑफ वेजेस, सेकंड आता है रेंट, थर्ड आता है इंटरेस्ट और फोर्थ आता है प्रॉफिट. ओके, सो यहां पे खत्म होता है मिक्स्ड इनकम. सो ओवरऑल आज की वीडियो में अभी तक हमने ये पढ़ा है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे जब आप पढ़ें तो आपको इजी रहे कि भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और मिक्स्ड इनकम में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं. ओके, अब ये सब चीजें मान लीजिए हमने अब ऐड ऑन कर ली. ओके, ये सब चीजें हमने ऐड ऑन कर ली तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है NDPFC. NDPFC, आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं. राइट, हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. अब ये NDPFC है, हम अभी ये नेशनल इनकम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हमें इसको अब क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमें इसे क्या बनाना है, NNPFC. ऑलराइट, हमें इसको NNPFC में कन्वर्ट करना है. तो स्टार्टिंग का N और N बिल्कुल सेम है. जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, NFIA को प्लस करते हैं. सो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, NNPFC. ऑलराइट, सो आई होप अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा आपको क्लियर हुआ होगा. तो एक बार हम वापस पीछे चलते हैं. NDPFC is what sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country during an accounting year. यानी कि अभी तक हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारी इनकम जनरेट हुई है अभी तक हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं. ऑलराइट, इट इज ब्रीफली कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो NNPFC यानी कि नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यानी कि NNPFC को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे. ऑलराइट, सो आई होप आज का ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी माइनर सा भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके डाउट क्लियर करने में हेल्प करूंगी. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।